हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो डायरेक्टली जो हमारा सिलेबस है उस पर बेस्ड नहीं है पूरी तरह से, लेकिन अपनी एनसीईआरटी किताब में कई बार कुछ इंटरेस्टिंग बॉक्सेस दिए जाते हैं और उन बॉक्सेस में कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी रहती हैं। साथ में हमें हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें डेफिनेटली बहुत मैटर करती है। तो अगर आपको सिर्फ सिलेबस पर स्टिक करके रहना है तो ये वीडियो मत देखिए, मैं पहले बता देता हूँ। लेकिन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए और सब्जेक्ट के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी में चल रहे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो आपके लिए काफी ठीक रहेगा। तो कुछ पहला जो बॉक्स दे रखा था उसमें कुटुम्बश्री नाम की एक प्रयास है जिसकी बात की गई थी। और कुटुम्बश्री है क्या, केरला में कुछ महिलाओं ने मिल करके आपस में पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे पैसा जोड़ते गए और एक होता ना माइक्रो क्रेडिट सिस्टम, उस तरह का सिस्टम ये निकल करके आया जिसको हम लोग एशिया का सबसे बड़ा अनौपचारिक बैंक बोला जाता है और वो भी महिलाएं इसमें पार्टनर हैं। तो ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस तरह के प्रयास बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो इसमें इन लोगों ने धीरे धीरे करके काफी गरीब महिलाओं ने 1 करोड़ से ऊपर की राशि इकट्ठी कर ली थी। तो इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। और ये चलाया किसमें गया था, वही है कि निर्धनता निवारण के लिए कम्युनिटी प्रोग्राम चलते हैं, कुछ सामुदायिक प्रोग्राम सामुदायिक कार्यक्रम चलते हैं, उसी में से एक था और काफी सक्सेसफुल रहा। और कुटुम्बश्री में वही है, कुटुंब क्या होता है, कुटुंब देखिए केरला में कुछ ऐसा समाज भी बीच बीच में मिलता है आपको, मुस्लिम समाज भी ऐसा है जहां पर महिलाओं को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। जैसे हमारा जो नॉर्मल समाज है वो पितृसत्तात्मक है, पेट्रियार्की है, पिताजी के नाम से सारी चीजें चलेंगी, जाति भी है, बच्चे लगाते हैं मम्मी की जाति को छोड़ देते हैं, ठीक है, जो भी सरनेम, हालांकि उनका भी कोई ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जो समाज का एक रवैया बना हुआ है ना, उसमें महिलाओं को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है आमतौर पर। लेकिन नॉर्थ ईस्ट है अपना, वहां पर कुछ ट्राइब्स में ऐसा है कि महिलाओं के नाम से ही लीनियज चलती है और वैसा ही केरला में भी कुछ जगह पर है। तो उस प्रयास में महिलाओं के सशक्तिकरण को देखते हुए भी उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट दिखता है। तो एक तो ये था, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, साथ में वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। दूसरा आपका तनवा, तमिलनाडु, ठीक है, तनवा में TAN जो है वो तो तमिलनाडु के लिए हो गया, विमेन इन एग्रीकल्चर। तो इसमें तिरुचिरापल्ली नाम की एक जगह है, वहां पर हमारी एक एंथनी कम्बल नाम की महिला थी जिन्होंने और महिलाओं को ट्रेन किया कि आप कैसे 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 कृषि में ही अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो। समझ रहे हैं आप, खेती में ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या हुआ, महिलाओं को कॉन्फिडेंस भी मिला और साथ में उनकी अर्निंग बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो वर्मी कंपोस्ट सिखाया, ठीक है, जिसको हम लोग कुछ बोलते हैं हिंदी में, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वर्मी कंपोस्ट को हम लोग बोलते हैं कृमि खाद। तो कृमि खाद बनाना सिखाया, तो कृमि खाद बना करके भी लोगों ने बेचना स्टार्ट किया, तो नए सोर्सेस ऑफ इनकम बनाना स्टार्ट किया। और उसके बाद में जो माइक्रो क्रेडिट सिस्टम हम लोगों ने कुटुम्बश्री में बात की थी ना, उसी तरह का सिस्टम जब भी कहीं से भी आमदनी होने लग जाती है और आप बचत करने लग जाओ और साथ में कुछ लोग आ जाए तो वो बचत से पैसे जोड़ लेते हैं और जिसको जरूरत होती है उसको छोटा छोटा लोन देते रहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो क्रेडिट सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं उसको अति लघु साख व्यवस्था, ठीक है। छोटा छोटा लोन दिया जाता है, इसमें उधार दिया जाता है, जानने पहचानने वाले लोग होते हैं। SHGs इसमें बहुत काम करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs, ठीक, इनकी भी काफी इंपॉर्टेंस है। और यूपीएससी में जो लोग तैयारी करते हैं ना, वो इस तरह की चीजों को भी अगर मेंशन करते हैं तो आपको जो एग्जामिनर को समझ में आ रहा था कि हाँ आपको अंडरस्टैंडिंग है चीजों की, तो उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और ऐसे ही ये लोन किस चीज के लिए देते हैं, ये लोन दे रहे होते हैं नॉर्मली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए। तो कुछ तो होता है कंजम्पशन के लिए लोन, की आपको शादी करानी है अपने घर में या फिर कहीं घूमने जाना है, इस तरह के लोन ले लिए जिसको आपने कंज्यूम कर लिया, खत्म कर लिया। कुछ ऐसे लोन्स होते हैं जिसमें आप पैसा लगाओगे और आपकी आमदनी और बढ़ेगी, जैसे मशरूम की खेती की यहाँ पर बात होती है, गुड़िया वगैरह बनाने का सीन चलता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो इंडस्ट्री घर में लगा करके जो पारिवारिक उद्योग है उसमें काम किया जा सकता है। तो इन्होंने भी काफी अच्छा काम किया, ये भी काफी एक अप्रिशिएशन डिजर्व करने वाला एफर्ट था। अब आ जाते हैं हम लोग, एक और बॉक्स में दे रखा है हमारे यहाँ पर, सांझी नाम की स्कीम थी। क्या थी सांझी, जो हमारी ये मोदी सरकार आई है 2014 के बाद से भारत में, केंद्र सरकार में बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे हैं स्कीम्स के, खासतौर से हिंदी की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, उसका कुछ विरोध भी होता है बाकी राज्यों में, नाम बहुत अच्छा दे देते हैं। कुछ जगह पर उतना अच्छा काम नहीं हो पाया, कुछ जगह पर अच्छा भी हुआ। जैसे, और हमेशा ऐसा होता है, देखिए कोई भी सरकारें काम करती है अच्छे उद्देश्य से कर रही होती है। हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसीज चाहे यूपीए सरकार रही हो चाहे एनडीए रही हो, बहुत ज्यादा बदली नहीं है। कई बार उन्हीं योजनाओं के नाम बदल जाते हैं, इंदिरा आवास योजना है, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, नॉट नेसेसरी, कुछ नए चीजें भी जुड़ रही होती हैं, लेकिन उसके बाद भी जो ओवरऑल रास्ता है जाने का वो नहीं बदल रहा होता। और उसमें काफी अच्छी चीज भी है क्योंकि एक कंटिन्यूटी रहती है। तो यहाँ पर सांझी में करने की जो कोशिश की गई थी वो काफी हद तक लीग से हट करके चीज थी। कैसे थी, बोला गया कि सांसद हैं देश में कितने हैं,
तो करीब समझ लीजिए आप 550 के आसपास, ऐसे मोटा मोटा समझ लो 550 के आसपास लोकसभा में और 250 के आसपास आप राज्यसभा में मान लो, दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो ये बोला गया 2014 अक्टूबर में कि सांसद लोग, जो भी सांसद हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में एक एक गांव को गोद लेंगे। क्या करेंगे, एक एक गांव को गोद लेंगे। अच्छा, तो 800 लोग, अगर 800 लोग गोद ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 800 गांव हो जाएंगे। और एक एक गांव को गोद लेकर के 2016 तक आदर्श ग्राम बना देंगे। क्या कर देंगे, एक मॉडल विलेज बना देंगे। बाकी गांव को देख करके समझ में आए कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा गांव है। और साथ में 2019 तक 2 और गांव ले लेंगे। कितने ले लेंगे, 2 और। तो लगभग देश में 2500 ऐसे गांव हैं जो मॉडल विलेजेस बनकर के तैयार हो जाएंगे। कब तक, 2019 तक। आज क्या चल रहा है, सितंबर 2020 में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ऐसा नहीं हो पाया, ठीक हो नहीं पाया ऐसा। बहुत सारे सांसदों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया जो अपोजिशन पार्टी के थे। तो कई लोगों ने बोला कि तो अपोजिशन पार्टी के, इसलिए सरकार की स्कीम को सक्सेसफुल नहीं होना देना चाहते। लेकिन सरकार ही जिस पार्टी की, उस पार्टी के बहुत सारे सांसदों का क्या कहना था। तो इसमें एक तो ये नियम था कि जो सांसद है वो अपने खुद के गांव को नहीं ले सकता है, अपने पति या अपनी पत्नी का जो गांव है उसको नहीं ले सकता। अच्छा, तो कौन से गांव लेगा। अब समस्या ये आती है कि एक सांसद के क्षेत्र में बहुत सारे गांव पड़ते हैं। ठीक है, अगर मैदानी क्षेत्र में तो 3000 से 5000 की जनसंख्या हो सकती है, हिली रीजन्स में तो 1000 से 3000 की जनसंख्या वाले गांवों को लो। अब इसमें समस्या क्या क्या थी। पहली समस्या तो ये थी, मान लीजिए मैं सांसद हूं, मेरे एक क्षेत्र में हजारों गांव आते हैं। ठीक है, हजारों गांव है, मैं कौन सा गांव चुनूं भाई। जिस गांव को चुनूंगा बाकी सारे गांव के लोग नाराज हो जाएंगे कि आपने इसको क्यों चुना। तो मुझे तो वोट बैंक का खतरा भी है, मुझे लगेगा कि यार बाकी लोग नाराज हो जाएंगे, मुझे वोट नहीं करेंगे कि आपने इस गांव को क्यों चुन लिया, पहली चीज। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने किसी को चुना ही नहीं। बहुत सारे सांसदों ने बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और वो यही होता है कि प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस कई बार नहीं सोचाते हैं स्कीम्स में, तो इस तरह की समस्या हो जाती है। दूसरी चीज, कोई फंड नहीं। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उन्हीं को जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उससे मिलता है, ग्राम पंचायत का अपना फंड होता है, उसके बाद अलग अलग तरह की मनरेगा ऐसी स्कीम से भी फंड्स आ जाते हैं। तो आप उन्हीं सारे स्कीम्स को देखो और उसके बाद काम करने की कोशिश करो। तो जो फंड्स एक्स्ट्रा नहीं है तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू था। तो ये 2 चीजें थी जो इसमें नकारात्मक थी। अच्छी चीज क्या थी, अच्छी चीज ये थी कि अभी तक ऐसा माना जाता था कि जो भी डेवलपमेंट है वो सरकार कर पाएगी। यहां पर सरकार में एक तो उस सांसद को जो अपने क्षेत्र को ज्यादा अच्छी तरह से जानता है उसको ज्यादा जिम्मेदारी दी गई। और उसमें भी पहला जो काम था वो ये था कि एक डेवलपमेंट प्लान बनेगा और उस प्लान के बाद कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। गांव के लोग आकर के ही बात करेंगे, गांव के लोगों के। और अगर मान लीजिए किसी भी जगह पर ऐसा होता है कि सांसद जाता है, खुद डे टू डे लाइफ में पार्टिसिपेट करता है और गांव के लोग ये समझते हैं कि ये काम जरूरी है, तो काफी अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। तो उस आइडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नई पहल जैसा था, लेकिन प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ये 3 बॉक्सेस से 2 और बॉक्सेस उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगले जो 2 बॉक्सेस हैं हमारे इसी चैप्टर में, उसमें ऑर्गेनिक फूड की बात की गई है और एक बार ऑर्गेनिक मेथड की बात की गई है। जैविक होता क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। ऑर्गेनिक फूड क्या होता है कि एक था कि हमारे यहाँ पर बहुत पहले कोई इंसेक्टिसाइड्स नहीं होते थे, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता था, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं किया जाता था, जो आर्टिफिशियल केमिकल्स उनका प्रयोग नहीं किया जाता था। तो ये सारी चीजें डालने से क्या हो जाता है कि आप जो खाना होता है उसमें भी जहर होता है। देखिए, कीड़ों को मारने में भी आप जहर डाल रहे होते हो, तो वो कुछ जगह पर तो इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारे जो हम भोजन कर रहे होते हैं उसमें समस्या आने लग जाती है। तो इस वजह से वो खाना खाना भी सेफ नहीं है, ऐसी बात होने लग जाती है। और बहुत सारी चीजें होती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेंस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में टर्म है कार्सिनोजेंस। तो कार्सिनोजेंस ऐसी चीजें होती हैं जिनको खाने से कैंसर हो सकता है। तो इस वजह से ऐसा सोचा गया कि नहीं, जो हमारा ऑर्गेनिक मेथड था इसमें हम कुछ और नहीं डाल रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं, अपने आप उगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं उस तरह की चीजों को क्या, ऑर्गेनिक, है ना। अब इसका बड़ा बोलबाला चला है, हालांकि दोनों साइड की रिसर्च मिलती है। कई जो लोग बोलते हैं कि नहीं ये खाने से बहुत अच्छा है, इसमें विटामिन ज्यादा होते हैं, ज्यादा अच्छा न्यूट्रिशियस होता है, इसका बॉडी अच्छे से दौड़ कर पाती है, इसमें कार्सिनोजेंस कम होते हैं। लेकिन कई जगह पर ऐसा भी देखा गया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो वास्तव में खतरनाक कीड़े हैं या कुछ इस तरह की चीजें हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो भी आप किल नहीं कर रहे हो, तो वो चीज परेशान भी कर सकती है। और कोई बहुत बड़ा क्लियर कट प्रूफ अभी दिखा नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो 2014 में एक स्टडी थी जिसने बताया था कि अमेरिका में करीब $40 बिलियन के आसपास लोगों ने ऑर्गेनिक फूड के ऊपर खर्च किया था। इस तरह का खाना, इस तरह का खाद्य पदार्थ जो इस प्रक्रिया से जिनको उगाया गया है और फिर उन्हीं को लोगों ने परचेस किया। अभी बैंगलोर में था, थोड़े दिन पहले दिल्ली में था, तो यहाँ पर भी कुछ कुछ इस तरह की फूड चेन्स हैं, रिटेल शॉप्स हैं, रिटेल चेन्स हैं, कुछ फूड बाजार भी हैं, शॉपिंग मॉल्स में भी आपको मिल जाएगा। तो वहां पे लिखा रहता है ऑर्गेनिक सेक्शन रहता है, तो उसको कुछ लोगों को ग्रीन स्टेटस मिला हुआ है कि हाँ आप ऑर्गेनिक फूड बेच रहे हो और आपको एक क्रेडिबिलिटी है। तो इसमें जो किसान है उसके लिए क्या फायदा है। आप सोचोगे कि यार इंसेक्टिसाइड नहीं डालेंगे, केमिकल्स नहीं यूज करेंगे तो पैदावार कम होगी, तो ये तो नुकसान की बात है। अब
दोनों चीजों को रिलेट करके देखना, एक हमारी ये फोर्थ बॉक्स दे रखा था, ये फिफ्थ दे रखा था। तो महाराष्ट्र में जैविक विधि से हम लोगों ने कपास को उगाने की कोशिश की। तो कई बार ऐसा होता है ना लाइफ में कि लोग हंसते हैं, आप कुछ काम करना चाहोगे आपके ऊपर हंसेंगे, मतलब उनको इतना ज्यादा हास्यास्पद आइडिया लगता है कि जो आप कह रहे हो वो तो हो ही नहीं सकता। तो किशन मेहता जी थे जिन्होंने प्रकृति नाम का, हमारा जो गुजरात है और महाराष्ट्र है वहां पर प्रकृति बोलते हैं, क्रू हो जाता है। तो प्रकृति, जैसे हम लोग क्री बोला करते हैं, कृष्णा वहां पे कृष्णा बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब मराठी में बोलते हैं तो प्रकृति कहते हैं उसको, लेकिन हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं तो उसको प्रकृति नाम का उनका एनजीओ था। और वो एनजीओ में उन्होंने जाकर के एक बार ऐसा बोला कि कपास की जो खेती है, रुई होती है जो, उसको भी हम लोग बिना जैविक, पूरी तरह से जैविक तरह से कर सकते हैं, उसमें भी हमें केमिकल्स वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। और कपास एक ऐसी फसल है जिसमें बहुत ही ज्यादा रासायनिक कीटनाशकों पर डिपेंड करती है, केमिकल पेस्टिसाइड्स पर बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती है। और ऐसी फसल के बारे में भी जब उन्होंने बोला 1995 में, अभी की बात नहीं है, बहुत पहले बोला था, तो उस टाइम पर जो हमारा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है एक कॉटन रिसर्च के लिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, सॉरी, ठीक, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, इसके डायरेक्टर साहब थे, वो हंस पड़े। उन्होंने बोला कि इसका मतलब आप ये चाहते हो कि पूरा भारत जो है वो नंगा रहे, है ना, क्योंकि अगर आप कपास की खेती भी केमिकल पेस्टिसाइड्स नहीं डालोगे तो खेती हो ही नहीं पाएगी, इतना कपास ही नहीं बन पाएगा कि लोगों के कपड़े बन पाए। भाई जितने भी सूती कपड़े होते हैं उससे बनते हैं हम लोगों के। और जब उन्होंने इस तरह की बात की तो मतलब सोचिए, इसके डायरेक्टर थे, एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट जो रिसर्च कर रहा है, उसके डायरेक्टर को भी ये आइडिया इतना हास्यास्पद लगा। तो वो जो इंसान था किशन मेहता जी, उनको कैसा लगा होगा। लेकिन जब आपको क्लैरिटी होती है, आपको, इसीलिए देखिए पढ़ाई लिखाई ये सारी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी चीजें क्या होती है कि आपको खुद को लेकर के दृढ़ विश्वास कैसा है, साथ में आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। कोई भी डिग्री आपको रियल नॉलेज दे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, वो अपना प्रयास करते रहे और आज हम लोग देख पाते हैं, हालांकि बहुत बड़े लेवल पर अभी में नहीं होता है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो वो बोल रहे थे वो पूरे ही सारे किसानों के लिए हम सही मान सकते हैं, लेकिन फिर भी करीब 130 किसान ऐसे हैं, उनकी 1200 हेक्टेयर जमीन पर अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन संघ अभी एक ऐसा आंदोलन चला रहे हैं कि सारी चीजें जैविक प्रक्रिया से की जानी चाहिए। तो उस संघ के मानकों के अनुरूप ही उस पर खेती होती है कपास की, जो हो पा रही है, नहीं तो ऐसा सोचा जाता कि हो ही नहीं सकता। और फिर वो खेती का परिणाम कैसे निकला, जो कपास हो रही है उसकी क्वांटिटी कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो जर्मनी द्वारा एक एक्रेडिटेड, मतलब मान्यता प्राप्त एक संस्था है एग्रेको, उन्होंने देखा और उन्होंने बताया कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और उसको काफी अच्छे से प्रमाणित किया। तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। अब मैं बोल रहा था, मैं क्या बता रहा था कि किसानों के लिए क्या फायदा, हम लोग तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, है ना, हमारा कोई एग्रीकल्चर तो सब्जेक्ट है नहीं। तो हुआ ये कि जो किशन मेहता जी है ना, उनका ये कहना है कि भारत में करीब करीब 80%, लगभग 78% किसान है वो सीमांत किसान है। ठीक है, बहुत सीमांत किसको बोल सकते हैं यहाँ पर, इनकी डेफिनेशन के हिसाब से 0.8 हेक्टेयर से भी कम जमीन है उनके पास। ऐसे लोग बहुत छोटी छोटी जमीन का टुकड़े पे काम कर रहे हैं बेचारे। अब ऐसे किसान ये सब खरीदते हैं, पेस्टिसाइड्स खरीदते हैं, जमीन खराब हो रही होती है उससे, फिर जमीन ठीक कराने के लिए फर्टिलाइजर्स खरीदो, आप खाद लेकर के आओ, फिर वो भी खाद सही तरह से डालो, है ना। अभी तो यूरिया सब्सिडाइज रहती है, सब यूरिया डाल देते हैं। तो उनका ये कहना है कि इस सब पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए जो छोटा किसान है। तो भारत के ज्यादातर किसान, जो बड़े किसान है वो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर छोटे किसानों को इस सब पचड़े में ना पड़ो, आप सीधा सीधा करो, आप कुछ मत डालो, पैदावार थोड़ी कम होगी, लेकिन उस कम पैदावार पे आपको फायदा यह है कि उसकी कीमत 10% से 100% तक ज्यादा रहती है। और मैं बताऊं ना, मेरा तो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, 2 गुने से भी ज्यादा हो जाती है। 100% से अधिक का मतलब क्या हुआ कि दुगने से ज्यादा हो जाए। कोई चीज 10 रुपए की है, अगर आप 20 रुपए की बेच रहे हो तो 100% ज्यादा पे बेच रहे हो, क्योंकि 10 का 100% 10 हो गया, तो 10 में 10 जोड़ दिया, इसका मतलब 20 रुपए हो गया। तो 100% से भी ज्यादा, यानी कि कोई चीज बाकी 10 रुपए के मिल रहा है कहीं पर, तो आप 20 से भी ऊपर में बेच सकते हो। और 10% तो खैर बहुत कम अमाउंट है, दुगने और उससे ऊपर भी बिक जाती है। तो आपकी पैदावार भले ही कम हो, लेकिन उसको मार्केट ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा है। लेकिन वो कौन सा मार्केट होता है, जो हाई एंड मार्केट है, जहां पर ज्यादा पैसे वाले लोग रह रहे हैं, उस तरह क्या, तो वहां पर हमें उन रिटेल चेन्स तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इनका ये कहना है कि पैदावार भले ही कम हो। दूसरी क्या बात है, पैदावार कम हो रही है, लागत भी तो कम आ रही है, आपको कहीं से लोन नहीं लेना पड़ रहा है। अभी तो क्या होता है, आप लोन के चक्कर में इंडेटनेस में फंस जाते हो। तो इस तरह की इनकी बातें थी, और हम लोगों ने देखा भी कि ये प्रयास भी किया जा सकता है। बाकी बहुत सारी जगह पर चल रही है सारी कोशिश। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसानों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे किसानों को ये सारी चीजें, जो पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब के ऊपर डिपेंडेंट ज्यादा नहीं रहना पड़ेगा, कम खर्चा रहेगा, कम लागत रहेगी, उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, और साथ में मार्केट उसको ज्यादा वैल्यू कर रहा है।
लेकिन वो मार्केट्स बड़े बड़े शहरों में कुछ ही लोग हैं जिनके पास काफी पैसा है। तो अगर आप वहां तक पहुंचा सकते हो, कुछ रिटेल चेन्स हैं जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, तो ये चीज करना अच्छा है। तो ये जो बॉक्सेस थे काफी इंटरेस्टिंग थे, डायरेक्टली हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो आप उसको छोड़ भी सकते थे, लेकिन जिन लोगों को यूपीपीएससी या यूपीपीएससी तो उत्तर प्रदेश में जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है उसकी बात है, बाकी भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है, आईएएस का एग्जामिनेशन सिविल सर्विस एग्जाम बोलते हैं। तो उस तरह के एग्जाम्स में जब भी चीजें आती है ना, तो आप इन सारी चीजों को जब लिखना मेंशन करते हो तो उसकी वो दिखाता है कि आपने चीजों को समझा है ना, उसकी अलग वेटेज होती है। और उस एग्जाम को भी छोड़ दे यार, आपको रियल लाइफ में जो आपका पर्सपेक्टिव बनता है ना वो काफी अच्छा हो जाता है, इसलिए इन सारी चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा सजेशन रहता है। खैर एनीवेज, अपना जो चैप्टर है उसके तो बाकी वीडियोस हम लोग कर ही चुके हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आप सारे लोगों के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपके सपोर्ट के लिए बहुत जरूरत है, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए। मिलते हैं।